क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. राजन टैप्स हैज डिसाइडेड टू इश्यू securities directly to the public through an intermediary, which is an issuing house. The deal with the issuing house will take place on 25th of this month, when the company will be selling its securities unblocked at an agreed price. In the above case, identify the method of flotation. तो यहाँ पर अगर हम मेथड ऑफ फ्लोटेशन देखें तो क्योंकि आप देखो एक तो वर्ड ये ENBLOC अनब्लॉक, ठीक है, ये वर्ड अगर हो और इंटरमीडियरी इशूइंग हाउस हो, मैं आपको एक बार अंडरलाइन करके दिखाता हूँ ये कीवर्ड्स, ठीक है ना. ये वर्ड हो अनब्लॉक या आपके पास इशूइंग हाउस एज एन इंटरमीडियरी हो, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑफर फॉर सेल. ये थोड़ी ध्यान से देखने वाली चीज है स्टूडेंट्स, ठीक है. और यही अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता, ठीक है ना, तो फिर ये क्या बन जाता, प्राइवेट प्लेसमेंट. फास्टर, चीपर, ऐसा कुछ वर्ड यूज होता, मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस हट गए तो वो क्या हो जाता, फिर वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता. कंपैरिजन ज्यादातर इन दो के बीच में मैंने देखा है होते हुए क्वेश्चंस में, कि आपको कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां पर आपको लगता है या तो ये, क्योंकि दिमाग में यही आता है, बाकी सब तो थोड़े अलग अलग से हैं, यही दो क्लोज हैं, कौन से, ऑफर फॉर सेल और प्राइवेट प्लेसमेंट. तो आप इनको इंटरमीडियरी से पहचान सकते हो और ये जो वर्ड्स हैं कुछ की मुझे मैंने बताए उनसे आप पहचान सकते हो. क्वेश्चन नंबर 12. ABCD has planned to raise funds to the size of rupees 3,000 crore. The issue of equity will be to support business growth. The board of directors has agreed to raise capital and soon issue price will be communicated. The existing shareholders will get privilege and will be offered the right to buy new shares in proportion to the number of shares they already possess. Which method of flotation is being highlighted? Quite an easy catch. यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको. ये है राइट्स इश्यू, ठीक है. राइट्स इश्यू में प्रो रेटा बेसिस पर, यानी कि जितने आपने उसमें रखा है उसमें आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है, प्रिविलेज दी जाती है. और आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पर कि ये जो एक चीज होती है ना, ये हमेशा प्राइमरी, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. उसने कहा विच टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट है, तो प्राइमरी मार्केट, हमें अगर क्लासिफिकेशन ढंग से पता है चैप्टर के अंदर, कैपिटल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में शेयर्स पहली बार इशू होते हैं, सिक्योरिटीज किसी कंपनी की पहली बार इशू होती हैं, या कोई कंपनी अपने आप को वो करती है. तो वो अगर कोई कंपनी अपने को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट के अंदर, तो वो IPO है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है. तो ये 5 मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन तो हमारे यहाँ गिवन है कोर्स में, जो पहले भी हमने डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले, जैसे इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू एंड EIPO. ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके बेसिकली मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ही है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, देखते हैं इसको जरा. ABCD Finance Bank was recently able to raise rupees 126.04 crores by issuing equity shares. 1 crore 14 lakh 57,745 equity shares were allotted at rupees 110 per equity share. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि इतने शेयर्स हमने इशू करे हैं, इसको है ना 110 रुपये पर, यानी 110 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हमने 126.04 करोड़ उठाया है. अब आगे आता है, द फेमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द बेस्ट फाइनेंशियर एक्टेड एज फाइनेंशियल एडवाइजर टू द बैंक. ठीक है, बैंक को यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम कर रहा है. डेफिनेटली इट विल हेल्प ABCD फाइनेंस बैंक अवॉइड वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस. तो कीवर्ड हम अभी देखो, कीवर्ड से ही पकड़ लेंगे हम इसको. थोड़ी देर पहले ही मैंने ये कीवर्ड्स बोले थे, ठीक है ना. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये, ठीक है, और रेजिंग फाइनेंस चीपर एंड फास्टर. ये देखो हमारे पास अब आंसर आ चुका है. विच मेथड ऑफ रोटेशन इज इंडिकेटेड अबव. क्या है आंसर? प्राइवेट प्लेसमेंट. ठीक है, और यहां पर जो आएगा हमारे पास, विच टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट इज इंडिकेटेड अबव. प्राइमरी मार्केट. ठीक है, नेम वन मोर मेथड ऑफ रोटेशन फ्रॉम योर साइड.
कोई भी बता दो, राइट्स इशू बता देते हैं, चलो कुछ भी बता सकते हो आप, ये बता दो, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस बता दो, 4 बच्चे हैं आपके पास, इनमें से कोई सा बता दो, बोल क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम योर साइड, ठीक है। तो ये हमारा था, तो ये एक, घबराना नहीं है इतने बड़े बड़े फिगर्स को देख के, हमारे को जो इन्फॉर्मेशन बुक में दी गई है उसको हमें मैच करना है, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। केस स्टडीज फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज को देख के या किसी भी चैप्टर की केस स्टडीज को देख के हमें देखना चाहिए हमें बुक में क्या दिया गया, हमें क्या पढ़ाया गया, उस हिसाब से हम उसको देखेंगे, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। In order to meet the minimum published shareholding norms, a company named XYZ has decided to go for selling its shares. 25% of the shares made available have been bought by mutual funds and insurance companies. ठीक है, the company informed the stock exchanges 2 banking days prior to the activity. Securities were offered to the public through a stockbroker. The broker was given securities unblocked at an agreed price. तो ये भी वर्ड हमारे पास आ गया है, हमें क्लियर हो गया है। इट इज अगेन कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, इट इज़ ऑफर फॉर सेल। क्यों है इसका कारण? क्योंकि उसमें अनब्लॉक वर्ड आ चुका है, दैट इज़ व्हाई, ठीक है ना, दैट इज़ व्हाई। सो यहाँ हम लिख देंगे ऑफर फॉर सेल। आइडेंटिफाई द इन्वेस्टर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट इन द अबव केस। इस केस में इन्वेस्टर्स कौन है प्राइमरी मार्केट के, ठीक है। तो आप ये देखिए, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, है ना, दिखाई दे रही हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज। वैसे आप एक चीज समझिए कि प्राइमरी मार्केट में, है ना, देखो यही इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हमारे पास है भी म्यूचुअल फंड्स और यहाँ पर है ये इन्वेस्टर्स कहलाएंगे, ठीक है ना, ओके। ये तो हम केस स्टडी रीड करके भी आंसर दे सकते हैं वाला। Ravindra has contacted a very famous stockbroker referred to him by his friend. After a brief interaction with the relationship manager, he comes to know about the requirement of a few documents needed to open a Demat account. Name at least 4 such details. अब आपको देखो यहाँ पे 4 डिटेल्स देनी है, तो एक इजी सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं इसको। हमारे पास देखो क्या क्या यहाँ पे डिटेल होनी चाहिए। एक तो आप मान के चलो भाई, पैन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये यूनिक नंबर होता है पैन नंबर, जिससे आपके सारे बैंक अकाउंट्स कनेक्टेड होते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। हालांकि इसके लिए आधार कार्ड ही बहुत होता है अब, ठीक है ना। और तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें हमारे पास, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या क्या डिटेल्स देख लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको। हाँ जी, तो ये हो गया पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए, जिसे हम बोल सकते हैं पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ हमने बताया, एंड एड्रेस डिटेल्स। फिर एक हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एंड ऑक्यूपेशन। और क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है जी, और रेजिडेंशियल एड्रेस। ये कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम दे सकते हैं। वैसे होता क्या है कि जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो ना, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बताया था आपको, तो एक चेक होता है वो कैंसिल्ड चेक होता है, तो उससे हमारी बैंक डिटेल्स पहुँच जाती हैं। फिर हमारा पैन नंबर होता है, पैन कार्ड की कॉपी देते हैं हम, फोटो कॉपी। फिर एक आधार कार्ड दे देते हैं उनको, आधार कार्ड की कॉपी। तो रेजिडेंशियल एड्रेस और एजुकेशन कॉलेज वो सब उसमें कवर हो गया। और उसके अलावा आप जो हैं उसके अंदर अपना एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स सब चले, तो ये सारी चीज़ें पहुंच जाती है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी होती हैं। तो ये डिटेल्स जो होती हैं ये आपको देनी पड़ती हैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। और आजकल तो ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट जो है खोल लेते हैं लोग। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। Amit bought 100 shares of ABCD Public Limited at rupees 50 each. All right. The order was executed electronically. After this, a slip was issued to him by the broker.
Within 24 hours of execution of the trade, he gets a document from the broker which is legally enforceable. A number is also assigned to this transaction by the stock exchange and is printed on this document. तो सबसे पहले तो नेम द स्लिप, तो ये है ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, ठीक है। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप यहाँ पर आ गई। देखिए ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप क्या होती है। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप ये होती है कि अब आपको ये कंफर्म कर दिया गया है कि आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर वाला जो स्टेज होती है उसमें होती है ये। तो ये अब कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना, कि आपने आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। दिस इज ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट, ये जो है लीगली एनफोर्सिबल है। आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ वर्ड जो है लीगली एनफोर्सिबल। अच्छा, अब एक नंबर भी दिया जाता है इसको, जो कि आगे अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होगा तो नंबर को देखकर ही होगा। तो ये जो है ये होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ही लीगली एनफोर्सेबल होगा बायर और सेलर के बीच में। नाइदर द बायर नॉर द सेलर कैन गो बैक, है ना, ऑन देयर टर्म्स। ब्रोकर भी नहीं जा, ब्रोकर आगे हमारे बीच में फैसिलिटेटर काम करता है। तो अब ये जो चीज है ये कॉन्ट्रैक्ट नोट कहलाता है। विच नंबर इज बीइंग रेफर टू इन द अबव केस, ये है यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड, ठीक है। इस नंबर को बोलते हैं यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड। ये जो आप देख रहे हो ना, प्रिंटेड ऑन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, फर्दर रेफरेंस के लिए यही लिया जाता है। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये 24 आवर्स के बाद होता है। तो स्टेप नंबर 1 हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रोकर। स्टेप 2 क्या हो गया, ओपनिंग ऑफ द डीमैट अकाउंट। थर्ड स्टेप क्या हो गया, प्लेसिंग द ऑर्डर। फोर्थ क्या हो गया, कनेक्टिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। फिफ्थ क्या हो गया, ये एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर जिसमें ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिल गई। सिक्स क्या हो गया, इशूइंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। और उसके बाद पे इन डे, फिर सेटलमेंट्स, फिर पे आउट डे एंड फिर फाइनली ये जो डिलीवरी ऑफ शेयर्स और ये डीमैट अकाउंट, ये पे आउट डे हो गया। उसके बाद डिलीवरी इन डीमैट फॉर्म। तो ये फिर 4 स्टेप्स और आते हैं। तो बेसिकली इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस गिवन इन द एनसीईआरटी, ठीक है। 10 स्टेप प्रोसेस वहां गिवन है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। राजीव हैज डिलीवर्ड 1000 शेयर्स ऑफ XYZ पब्लिक लिमिटेड। ही हैज डन दिस आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। The securities here are delivered by him on 23rd December before the T+2 day. The settlement cycle is on this T+2 day on a rolling settlement basis. What is the status of 23rd December as per the ये जो है ये क्या है, ठीक है ना। तो T+2 डे से पहले का है। सिक्योरिटीज इसने डिलीवर करी है, अपने आगे दी हैं, फिर वो आगे जाएंगी। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि सेटलमेंट जो होता है 48 आवर्स का होता है, रोलिंग सेटलमेंट। अगर हम शेयर्स बेचेंगे तभी बेच पाएंगे जब कोई खरीदेगा, या हम शेयर्स खरीदेंगे तो तभी खरीद पाएंगे जब कोई बेचेगा। हवा में तो शेयर्स खरीदे बेचे जाते नहीं है। तो सेलर को बायर मिलता है, बायर को सेलर मिलता है। ये मैचिंग कहाँ पे होती है, ये स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। और डिपॉजिटरी से सिक्योरिटीज ली जाती हैं। जो CDSL है वो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की डिपॉजिटरी है। और जो NSDL है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की डिपॉजिटरी है। और ऐसे इनके क्लियरिंग हाउसेस होते हैं जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। लेकिन जब आप कोई चीज खरीदते हो तो वो कोई कहीं बेच रहा होता है, तो वो सारा ट्रांजैक्शन तब से लेकर तब तक जब तक आपके डीमैट अकाउंट में, जब आप खरीद रहे हो तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगी और आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, से लेकर जब तक सेलर के डीमैट अकाउंट से डेबिट होगा और उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा। इस पूरे प्रोसीजर को हम रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं, T+2, ठीक है। ये T+2 सेटलमेंट कहलाता है। लेकिन जो दिन है वो यहाँ पर पे इन डे है, 23rd दिसंबर, ठीक है। अगर बीच में छुट्टी हो जाती है तो वो छुट्टी के बाद एक दिन और आगे खिसक जाता है। 2 दिन की छुट्टी है तो 2 दिन आगे खिसक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पे आउट डे जो होगा वो 25 दिसंबर को होगा, ठीक है। T+1 डे क्या है, 24 दिसंबर। लेकिन 25 दिसंबर को होगा नहीं क्योंकि उस दिन क्रिसमस होगा। तो आगे फिर चला जाएगा, अगर वो छुट्टी है तो फिर आगे चला जाएगा। अब वो छुट्टियां कितने दिन की होती हैं उस पर भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए बता रहा हूँ। बट ये पे इन डे है 23rd दिसंबर, ठीक है। अब 25 दिसंबर को छुट्टी है तो पे आउट डे T+2 डे हो जाएगा 26 दिसंबर को, अगर तब स्टॉक मार्केट खुलता है। तब भी छुट्टी होती है तो 27 दिसंबर हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये पे इन डे है। ये आपको प्रैक्टिकली समझना भी जरूरी है क्योंकि इसकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट। और अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अजीत MD of XYZ Industries Limited enter into a contract with ABCD
According to the deal, 13% of shares of XYZ Industries Limited were bought by ABCD. It was reported that a close friend of Mr. Ajit, Sarvesh, was informed about this deal a week before. As soon as the news of this bulk deal spread in public, the prices of shares started to fall down quickly. ठीक है, अब ये किसी ने अपने शेयर्स बेचे, अब ये नेगेटिव साइन माना जाता है। अगर प्रोमोटर्स अपने शेयर बेचते हैं ना, तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती। इससे कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी से कम हो रहा है। तो कभी-कभी इसको नेगेटिवली लिया जा सकता है और लोग भी इस तरीके से ये सोच के कि शेयर प्राइसेस जो आगे गिर सकते हैं, वो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। It was noticed that 1 week prior to this deal, Sarvesh had sold all his shares in the company. सर्वेश के पास जितने भी शेयर्स होंगे उसको सारे बेच दिए। An organization took stringent steps to prevent this malpractice. अब कहीं से ये कहीं कोई कनेक्शन निकला होगा और सर्वेश के पास बहुत ज्यादा शेयर्स होंगे तो मार्केट पे उसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होगा। तो ये एक मैल प्रैक्टिस कहलाती है कि अगर कोई भी आपके अंदर आपके यहाँ कोई कुछ हुआ है डेवलपमेंट, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट डाले और वो इन्फॉर्मेशन लीक करी जाए, दैट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का ख्याल रखती है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी जो, ये वॉच डॉग भी कहलाती है सेबी। विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिकेटेड इन द अबव केस। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर, क्योंकि ये पेनल्टी लग रही है तो प्रोटेक्टिव फंक्शन, जहाँ पे पेनल्टीज लगेंगी वहां पे प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा। विच मैल प्रैक्टिस हैज बीन डिस्कस्ड अबव, तो ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, अंदर की खबर लीक करना जिससे कि किसी को फायदा हो सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन stock market every year. In fact, it is important that the brokers who act as mediators between the financial markets and the investors should be properly trained. This will help them provide better services to the investors. Several steps are being taken by SEBI to ensure improvement in the conduct of various operations which take place in the capital market. तो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सेबी उन चीजों का ख्याल रख रही है जिससे कि स्टॉक मार्केट के ऑपरेशंस इंप्रूव हों, तो यहाँ पर ये कहलाता है डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है ना, तो ये हमें यहाँ पे समझना जरूरी होगा। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो फंक्शंस कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डेवलपमेंट फंक्शंस। ओके, सो